ये ना ठीक। हाँ बढ़िया, बढ़िया एकदम आवाज बढ़िया है आवाज। तभी मन स्वस्थता का प्रमाण परंपरा में प्रस्तुत होता है। मन स्वस्थता के बिना मानव में सर्वतोमुखी समाधान होना संभव ही नहीं है। इसलिए मन स्वस्थता मानव के लिए अत्यावश्यक अथवा परम आवश्यक उपलब्धि है। इसी क्रम में समझदारी के आधार पर मानव अपने में सर्वतोमुखी समाधान रूपी मन स्वस्थता सूत्र में वैभवित होना स्वाभाविक है। ऐसा वैभव ही अर्थात समाधान संपन्नता ही समृद्धि अभय सहअस्तित्व को प्रमाणित करने में योग्य हो जाता है अथवा सफल हो जाता है। फिर है यही सफलता मानव परंपरा में से के लिए त्राण और प्राण है। त्राण का मतलब स्थिति और प्राण का मतलब गति। गति में प्रेरणा होना, वातावरण में अपना प्रभाव क्षेत्र में व्यवस्था प्रमाणित होना, स्थिति में स्वयं व्यवस्था ही वैभव का सार्थक स्वरूप है। ऐसे वैभव को बनाए रखने में मानव में आशावादी प्रवृत्ति है ही। इसी प्रकार परमाणु में स्थिति में बल संपन्न और गति में शक्ति का अर्थात प्रभाव क्षेत्र संपन्न होना पाया जाता है। इस परस्पर प्रभाव क्षेत्र का सुरक्षित रहना ही परस्परता में अच्छी दूरी है। ऐसे प्रभावों से संपन्न हर इकाई परस्परता में अपने अपने मौलिकता को बनाए रखने में सफल है। इसी का नाम नियंत्रण है। कल हमने यहां तक पढ़ लिया था। परस्परता में अच्छी दूरी इस तरह से स्पष्ट हुई कि परस्परता में एक दूसरे का प्रभाव क्षेत्र बना रहे और सुरक्षित रहे। यह प्रभाव क्षेत्र व्यापक वस्तु में ही होना पाया जाता है। स्थिति भी, आकार आयतन घन भी व्यापक वस्तु में ही होना पाया जाता है। ये आकार क्रिया सहित ही होना पाया जाता है। हर परमाणु में आकार क्रिया का मतलब तो है ना, जहां तक वो फैला हुआ है, जहां तक उसका क्रिया क्षेत्र, उसको आकार करें, तो ये आकार क्रिया सहित होना पाया जाता है। हर परमाणु में क्रिया जो है श्रम गति परिणाम के रूप में ही रहती है। श्रम अपने में यथास्थिति का वैभव है। यथास्थिति का मतलब बल संपन्न इकाई से ही है। गति अपने में प्रभाव को फैलाने का वैभव है। तो गति का मतलब है कि वो इकाई जो है जहां जहां भागीदारी करती है, आचरण करते हुए भागीदारी करती है, उसको गति कहते हैं। परिणाम यथास्थिति का वैभव होना पाया जाता है। इस प्रकार हर परिणाम मात्रात्मक व गुणात्मक होता है। मात्रात्मक का मतलब स्थिति और गुणात्मक का मतलब गति। मात्रात्मक व गुणात्मक श्रृंखला में सजा हुआ है। ये जो ऊपर लाइन आई थी कि स्थिति भी व्यापक वस्तु में ही होना पाया जाता है, मतलब आकार आयतन घन, तो व्यापक में भी आकार आयतन घन जैसे गुण होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, व्यापक में नहीं होते हैं, परंतु व्यापक में कोई भी इकाई होती है ना। अच्छा 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 अच्छा। सारी इकाइयां व्यापक में ही होती हैं। अच्छा अच्छा। तो स्थिति में यानी उसके होने में, उसका होना जो है ना स्थिति है। तो हर इकाई है तो कहाँ है? व्यापक वस्तु में ही है। भैया जीवन परमाणु जो है, हाँ जी, उसमें भी आकार आयतन घन है, जो कि इकाई है। हाँ, सभी में आकार आयतन घन है। तो यह प्रभाव, इसका प्रभाव क्षेत्र व्यापक वस्तु में कहाँ तक है? जीवन के आकार तक, जहां तक जीवन का आकार है, या जीवन का जहां तक क्रियाशील है वहां तक। जीवन इकाई जहां तक क्रियाशील है, जी।
तो ऐसा लिखा हुआ है जीवन के बारे में जी कि जड़ इकाई अपने आकार तक ही क्रियाशील रहती है जी। और जीवन अपने आकार से ज्यादा क्षेत्र में क्रियाशील रहता है। ऐसा जीवन के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। तो जीवन में जैसे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा है, और कहते हैं मन की गति कहीं मतलब सोचा नहीं कि मन वहां पहुंच जाता है, इसमें क्या तालमेल है? हाँ, तो वैसे ही परमाणु का अंश का गति भी बहुत तेज होता है। जी परमाणु के अंशों की गति जो है लाखों किलोमीटर पर आवर के रूप में है, जी इसलिए वो गति तो उसका भी तेज रहता है, लेकिन मन की गति उससे भी ज्यादा फास्ट होती है, परमाणु के अंशों से भी ज्यादा तेज होती है मन की गति। तो व्यापक में आकार से फिर कैसे इसको देखें? क्योंकि है व्यापक में मन का मतलब ये जीवन का आकार। जीवनाकार हो गया। जैसे परमाणु का आकार क्या है, तो परमाणु का आकार, तो वैसे ही जीवन जीवनाकार है। जीवनाकार का मतलब होता है कि मनोवृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा की अविभाज्य वर्तमानता में जो आकार है उस रूप में। मूल में तो वो भी एक परमाणु है ना, जी जिसके मध्यांश में जी हाँ, छोटा भाई भी आ गए, छोटा लाल जी। जी। हाँ, आपका भी स्पीकर ऑफ है, इसलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी, मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। आपका स्वागत है। ठीक तो है। मैं ये कह रहा था कि ये जो जीवनाकार का मतलब है कि जहां तक वो है, जहां तक वो फैला हुआ है, जहां तक उसका क्रिया क्षेत्र है, वो जीवनाकार हो गया। हाँ? क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं ना, इसलिए आकार की कल्पना हमारे अंदर में आती नहीं है। परमाणु बहुत अति सूक्ष्म है ना परमाणु, इसलिए उसके आकार की कल्पना हमारे अंदर कैसे आएगी। अति सूक्ष्म बोल सकते हैं बस, और क्या। तो जो भी साइंटिस्टों ने भी जो मेजरमेंट बनाए हैं आकार के, तो उसमें भी जितना भी आकार की कल्पना उससे भी सूक्ष्म होता है वो। जैसे मान लो हम नैनोमीटर भी बोले, नैनो मिलीमीटर भी बोले, उससे भी सूक्ष्म होता है। तो इसीलिए उसको अपन यही कह सकते हैं कि वो परमाणु आकार है और जीवनाकार है। ऐसा तो जैसे मन मेरा, अभी मैंने चांद सोचा, मन चांद तक पहुंच गया या वो उतना बड़ा आकार हो गया, और वृत्ति नहीं, चित्त मन बुद्धि आत्मा। थोड़ी, मन चांद तक नहीं गया, जी चांद का कल्पना आपके अंदर आ गया है। तो चांद की कल्पना है, मन तो जहाँ है वहीं क्रियाशील है, लेकिन जो आपका कल्पना क्षेत्र है उसमें जो चंद्रमा है उसका चित्रण आ गया, बस नहीं है, ठीक है भाई। है ना। क्योंकि मन जो है जीवन में से निकल के तो नहीं जा सकता है ना। जी। डॉक्टर साहब किताब ले लीजिए, अगर आपके पास हो ना किताब, कर्म दर्शन। नहीं, मैं ये आपका जो है ना, इसको मैं मैग्नीफायर से देख रहा हूँ। अच्छा, अगर आपके पास किताब हो तो उससे पढ़ने में आसानी होगी आपको। हाँ, अभी तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और दूसरा क्या है ना, आप जब ये किताब पढ़ेंगे उस समय आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। जी वीडियो की जी, जरूरत नहीं है ना, नहीं जी मैं तो आपको दिखूंगा ही। तो जब जी आपको बात करना हो तो वीडियो ऑन कर लिया, तो वो वीडियो ऑन कर सकते हैं आप। और जब आपको बोलना है तो आप जी ऑडियो ऑन कर सकते हैं। जी अदरवाइज आप अपना वीडियो ऑडियो दोनों ऑफ कर सकते हैं, ताकि डिस्टरबेंस नहीं होगा उसे, है ना। जी। डॉक्टर साहब आप जूम भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। और आप उसमें उसको मोबाइल में देख रहे हैं क्या? हाँ, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ। तो मोबाइल में देखिए, लेंस की जरूरत नहीं है, आप उसको थोड़ा सा उंगली से फैला लीजिए, बड़ा हो जाएगा वो टेक्स्ट जो है ना, वो आपकी रीडेबिलिटी आ जाएगी। हाँ, हुआ बराबर। जैसे अपन फोटो फैलाते हैं इस तरीके हाँ, हो गया, ठीक है। से, है ना, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा फिर आप। हाँ, अभी मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आपको, क्योंकि वीडियो चलते हैं ना तो फिर
लोड ज्यादा आता है। मैं कर देता हूँ डॉक्टर साहब, आप मत परेशान। हाँ, हाँ ओके। हाँ, तो ये समझ में आया ना आपको जीवन का आकार जी भैया, है। जी भैया। तो इसमें ये कहा जा रहा है, ये जो परिणाम होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। मात्रात्मक का मतलब है अंशों में वृद्धि होती जाती है, उस रूप में मात्रात्मक परिणाम होते हैं। गुणात्मक परिणाम का मतलब है उनका रूप गुण स्वभाव धर्म बदलता जाता है, उस अर्थ में गुणात्मक है ना। ऐसे ही जीवन में भी होता है। जीवन में मात्रात्मक तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यदि स्थिति के रूप में देखें तो समझदारी बढ़ती जाती है, जो एक प्रकार से मात्रात्मक ही है। और गुणात्मकता का मतलब है जो समझदारी के आधार पे जीना परिमार्जित होता जाता है, उसको गुणात्मक कह रहे हैं ना। तो इसी में परिणाम ध्रुव दीर्घ परिणाम के रूप में होना पाया जाता है। तो कुछ परिणाम ऐसे होते हैं जो दीर्घ काल तक रहते हैं ना, उनको दीर्घ परिणामी बोल रहे हैं। और जब जीवन परमाणु होता है तो उसमें परिणाम का अमृत हो जाता है। परिणाम का अमृत का मतलब है कि अब उसमें कोई भी मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको परिणाम का अमृत बोलते हैं। जबकि जड़ इकाइयों में दीर्घ परिणामिता होती है। तो ये जो दीर्घ परिणामिता है, इन्हीं को यथा स्थितियां भी बोलते हैं। ये मुख्य रूप में यथा स्थितियों की स्थिरता अस्थिरता की गणना में स्पष्ट होता है। तो यथा स्थिति का मतलब है जो परमाणु जितने अंश का है उतने अंश का फिर कई लंबे समय तक बना रहता है, अपनी होने के अर्थ में उसमें स्थिरता रहती है। और साथ में उसकी गति यानी आचरण के अर्थ में भी स्थिरता रहती है। और ये अस्थिरता तभी होती है जब परिणाम परिवर्तन होता है। तो और परिणाम परिवर्तन के साथ ही उसमें पुनः स्थिरता आ जाती है। तो प्रत्येक यथा स्थितियां सह अस्तित्व सूत्र से सूत्रित होने के आधार पर पूरकता और उपयोगिता के अर्थ में सार्थक रहता है। तो ये जो भी यथा स्थितियां हैं, जो परमाणु हैं, अणु हैं, अणु से रचित रसायन है, रसायनों से रचित जो है प्राण कोशाएं हैं, तो ये सब जो भी यथा स्थितियां हैं, ये सह अस्तित्व सूत्र से सूत्रित होने के आधार पर ये परस्पर पूरकता और एक दूसरे के लिए उपयोगी होने के अर्थ में सार्थक रहती है। इस प्रकार सभी वस्तुओं की सार्थकता समझ में आती है। मतलब इस दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो अस्तित्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सार्थक नहीं है, ऐसा समझ में आता है। एक अणु का भी ऐसा ही इतिहास है। एक अणु दूसरे अणु के साथ भी परमाणु का प्रभाव क्षेत्र संबंधी क्षेत्र नियंत्रण बनाए रखते हुए एक दूसरे के साथ जुड़कर पिंड रूप में हो जाते हैं। तो जब अणु आपस में जुड़ के इकट्ठे होते हैं तो वो पिंड रूप में हो जाते हैं। लेकिन पिंड रूप में रहते हुए भी सभी जो परमाणु होते हैं वे अपने प्रभाव क्षेत्र और अपने नियंत्रण को बनाए रखते हैं। और इसीलिए इन पिंडों में भी प्रभाव क्षेत्र और नियंत्रण जो है वो क्रमशः प्रकाशित होता है। ये प्रभाव क्षेत्र किसकी बात? ये चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है उसकी बात कर, वो प्रभाव क्षेत्र हो गया ना? हाँ, चुंबकीय क्षेत्र है, ध्वनि का क्षेत्र है ना, हाँ। प्रकाश का क्षेत्र है, आदि आदि। या जिसको कहें कि भागीदारी का क्रियाकलाप है, वो भी प्रभाव है ना। जैसे पृथ्वी में देखेंगे तो पृथ्वी का प्रभाव क्षेत्र क्या है? तो वायुमंडल है, ताप है, दाब है ना, ऋतुओं का संतुलन है, ये सब प्रभाव क्षेत्र है जो नियंत्रण में इस अर्थ में है ना। तो जहां तक उसका ताप फैला हुआ है, जहां तक उसका आकर्षण बल है, जहां जिस सीमा तक इकाइयां जो है वो पृथ्वी में नियंत्रित हैं,
यानी मर्यादित हैं जिसको कहते हैं, उस अर्थ में। तो पृथ्वी का जो आकार है उससे ज्यादा आकार में उसका प्रभाव क्षेत्र होता है ना। जैसे सूर्य का प्रकाश का प्रभाव क्षेत्र यहाँ तक है ना, और भी ग्रहों तक है। इस रूप में प्रभाव क्षेत्र को समझ सकते। तो वैसे ही परमाणु का प्रभाव क्षेत्र भी होता है। तो हर इकाई अपने वातावरण सहित ही पूर्ण होती है। मतलब हम यदि किसी इकाई का अध्ययन करते हैं तो वातावरण के साथ ही इकाई का अध्ययन होता है। तो वातावरण के साथ ही उसकी पूर्णता पता लगती है। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है? इसमें मानव का कोई योगदान नहीं रहता है। ये जो भी परमाणु, अणु और उससे रचित रचनाओं में या फिर पिंडों में ये जो नियंत्रण और उनका जो प्रभाव क्षेत्र का बना रहना, ये सब में मानव का कोई योगदान नहीं। ये सारे क्रियाकलाप पूरकता उपयोगिता विधि से जागृति और उसकी निरंतरता तक सार्थकता को प्रमाणित किए रहते हैं। सभी अवस्थाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जैसे भौतिक क्रियाकलाप को रासायनिक क्रियाकलाप से, और रासायनिक क्रियाकलाप को जीवों के क्रियाकलाप से, और भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप को मानव के क्रियाकलाप से अलग रखते हुए कोई कार्य व्यवहार संपन्न नहीं होता है, ना ही संपन्न किया जा सकता है। दोनों बातें कह रहे हैं। तो रासायनिक क्रियाकलाप में भौतिक क्रियाकलाप रहता ही है। प्राण कोशिकाओं के और जीवों के वनस्पति संसार के क्रियाकलाप में रासायनिक क्रियाकलाप रहता है। वैसे ही मानव जो भी क्रियाकलाप करता है उसमें भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप को अलग रखते हुए कोई भी कार्य व्यवहार संपन्न नहीं होता है और ना ही किया जा सकता। ये सब मानव के साथ अविभाज्य रूप में जुड़े ही रहते हैं, इनकी मर्यादाएं निभाते ही रहते हैं। इनके साथ मर्यादा निभाने के लिए मानव को जानकारी होने की आवश्यकता है। जैसे मान लो हम अपने शरीर के साथ मर्यादा का निर्वाह करते हैं, तो हमको शरीर की जानकारी होना चाहिए। और शरीर क्या है? तो शरीर भौतिक रासायनिक क्रिया है ना। भौतिक रासायनिक क्रिया के रूप में एक पिंड है। उस रूप में शरीर जो है हमको स्पष्ट होता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो जिसको हम निर्वाह करना कह रहे हैं, मर्यादा निर्वाह करने की बात कह रहे हैं, उसके लिए मानव को जानकारी होने की आवश्यकता है। मनुष्येतर संपूर्ण प्रकृति मानव के लिए उपयोगी होते हुए मानव और मनुष्येतर प्रकृति के लिए पूरक होने से वंचित रहना ही संपूर्ण समस्याकारी प्रवृत्तियों का आधार रहा है। तो जो भी परस्पर पूरकता और परस्पर उपयोगी ना हो पाना ही जो है सारी समस्याओं की जड़ में, और उसका मूल कारण है कि मानव में जानकारी की कमी है। जो मनुष्येतर प्रकृति है उसके साथ मानव को कैसे व्यवहार करना है, पूरकता का निर्वाह करना है, उसकी जानकारी ना हो पाने के कारण से ही मानव उस पूरकता होने से वंचित रहता है, और यही समस्याओं का कारण है। इससे क्रमागत विधि से जो कुछ भी उपलब्धियां मनाकार को साकार करने में हुई, उसका भी उपयोग सदुपयोग का रास्ता इसलिए अड़चन में पड़ गया कि मन स्वस्थता का भाग अपने आप में उपेक्षित रहा। तो कह रहे हैं कि फिर भी जो भी मानव ने भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप का अध्ययन किया और उस अध्ययन से जो भी उपलब्धि हुई, जिनको हम लोग यंत्रीकरण के रूप में देख रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के रूप में देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसका भी जो उपयोग सदुपयोग का रास्ता इसलिए अड़चन में पड़ गया क्योंकि मन स्वस्थता वाला जो भाग था वह उपेक्षित रहा। भैया हाँ जी, पिछले पैराग्राफ में एक लाइन है, ये सारे क्रियाकलाप पूरकता और उपयोगिता विधि से जागृति और उसकी निरंतरता तक में सार्थकता को प्रमाणित किए रहते हैं। हाँ। तो इससे ऐसा अर्थ निकल रहा है कि
ये जितना अनुपिंड इस तरह से हर परमाणु के जागृति और उसकी निरंतरता तक की बात की जा रही है, क्या ऐसा ही है? मानव की बात की जाती है, मानव की जागृति तक। बाकी सभी सहयोगी और पूरक हैं, ऐसा? हाँ, ऐसा कहा। इसीलिए फिर अगली लाइन में मानव की बात आई है ना। और जागृति के बाद उसकी निरंतरता बनी ही रहती है। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ, तो कह रहे हैं कि जो भी साइंस टेक्नोलॉजी के रूप में जो मनाकार को साकार किया, उसका भी उपयोग सदुपयोग क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मन स्वस्थता उपेक्षित रही। इसलिए इस वर्तमान में मन स्वस्थता का अति आवश्यक होना समझ में आता है। तो अभी हम जिस वर्तमान में हैं, इसमें सबसे जरूरी काम जो है वो मन स्वस्थता है, क्योंकि मन स्वस्थता के बिना मानव इस धरती पे जी नहीं पाएगा। सुनील भाई, सुनील भाई, बैटरी लो हो रही है, 7% हो गया, शायद बंद हो जाएगा फिर। सुनील भाई शेयर कर रहे हैं ना? कौन कर रहा है? बैटरी लो। सुनील भाई अभी खाना खा रहे हैं। काय की बैटरी लो हो रही? उनके लैपटॉप की? क्या लैपटॉप की? हाँ, ये लिखा हुआ आ रहा ना, बैटरी लो। तो सुनील भाई थोड़ा देख लेना, आपके लैपटॉप की बैटरी जो है वो लो हो रही। चलिए अभी जब तक चलते हैं, शायद वो भोजन कर रहे हैं। नहीं, ठीक हो गया भैया, हो गया, लगा दिया। ठीक है, इसी पेज पे है ना, बदलू पेज। फिर ये कहा कि जो मन स्वस्थता का भाग अपने आप में उपेक्षित रहा, इसलिए इस वर्तमान में मन स्वस्थता का अति आवश्यक होना ही समझ में आता है। सह अस्तित्व विधि से मन स्वस्थता सर्वसुलभ होना पाया जाता है। तो करें कि जो मन स्वस्थता को कैसे समझ सकते हैं? तो सह अस्तित्व विधि से समझ सकते हैं, और उसी विधि से मन स्वस्थता सर्वसुलभ हो सकती है। यही सर्व सुख की संभावना सुस्पष्ट है। तो ये जो सर्व सुलभ हो सकती है, इसी के आधार पर सर्व सुख की संभावना जो है सुस्पष्ट है। मानव अपने में समाधान संपन्नता के उपरांत ही मन स्वस्थता को प्रमाणित करने में समर्थ होता है। मानव अपने में समाधान संपन्न होना है, क्योंकि यदि समाधान संपन्न ही नहीं है, यानी उसको जानकारी पूरी नहीं हुई है, उसको क्या क्यों कैसे का उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ है, उसको लक्ष्य और दिशा का पता नहीं है, जीने के प्रयोजन का पता नहीं है, उस स्थिति में समस्या है। तो समाधान संपन्न होने के उपरांत ही मन स्वस्थता को प्रमाणित करने में समर्थ होता है। समझ की परिपूर्णता ही मन स्वस्थता का स्वरूप है। तो मन स्वस्थता का आशय ये नहीं है कि शरीर को स्वस्थ रखना। मन स्वस्थता का मतलब है जीवन को स्वस्थ रखना, और जीवन को स्वस्थ रखने का मतलब है समाधान संपन्न होना, यानी समझदार होना। तो समझ ही परिपूर्णता है, समझ की परिपूर्णता ही मन स्वस्थता का स्वरूप है। समझ सह अस्तित्व, सहज स्वीकृति, किसी की कॉल आ गई थी, काट दी अभी। तो मानव अपने में समाधान संपन्नता के उपरांत ही मन स्वस्थता को प्रमाणित करने में समर्थ होता है। समझ की परिपूर्णता ही मन स्वस्थता का स्वरूप है। समझ सह अस्तित्व, सहज स्वीकृति है। इस प्रकार संपूर्ण ज्ञान स्वीकृति के रूप में, और स्वीकृति अस्वीकृति का अधिकार हर मानव में निहित ही है। तो हमको स्वीकार करना अस्वीकार करना, इसका अधिकार तो मानव के पास ही है, और संपूर्ण ज्ञान स्वीकृति के रूप में ही रहता है। तो आगे बोला है
स्थिति गति का वैभव धरती, सौरव्यूह, अनेक सौरव्यूह, आकाश गंगा, सभी आकाश गंगा में होना पाया जाता है। भैया थोड़ा सा रुकेंगे। हाँ। सहज समझ सह अस्तित्व सहज स्वीकृति है। यहाँ स्वीकृति मैं स्वयं में देखने जाता हूँ तो ऐसे सह अस्तित्व समझ में आ रही है बात कि सब कुछ पूरकता उपयोगिता के साथ एक इकाई बड़ी इकाई के साथ है, सभी इकाइयां ऐसे ही हैं और एक अच्छी व्यवस्था है। क्या ये स्वीकृति के लिए काफी नहीं हुआ? और प्रमाण खुद से ही आता है कि काफी नहीं हुआ, इसीलिए समस्याएं बरकरार है। तो स्वीकृति को स्वयं में कैसे देखें, मैं थोड़ा इस पर आपको मतलब जब तक वो सहअस्तित्व सूत्र से सूत्रित नहीं हो जाती तब तक ये समझ तो आ गई आपको, लेकिन अभी सहअस्तित्व के साथ जीना रहना नहीं हो पा रहा है। तो जब तक जीना रहना नहीं हो रहा है तब तक स्वीकृति नहीं है, क्योंकि समझने के बाद स्वीकृति होती है। स्वीकृति की कोई जगह ही नहीं है। स्वीकृति कोई बोध कह रहे हैं, और बोध होने के बाद बोध प्रमाणित होने के अर्थ में दौड़ता है, इसलिए प्रमाणीय आता है। तो इसलिए वहां आशंका की कोई जगह ही नहीं रहती। जैसे हम कोई बात को समझे हुए हैं, उसकी स्वीकृति ही रहती है, और यदि हम समझे हुए रहते हैं तो हम समझाने के लिए प्रवृत्त रहते हैं। तो समझा हुआ आदमी समझा ही पाता है, जो समझने का प्रमाण है। तो इसलिए वहां कोई शंका की बात ही नहीं है। ना समझा हुआ आदमी समझाने जाएगा तो उसमें शंका रहेगी। ऐसा ही जो आदमी किया हुआ है वो करेगा, ऐसे ही जो सीखा हुआ है सिखाएगा। इस रूप में समझे हुए को समझाना, किए हुए को कराना, सीखे हुए को सिखाना, यही प्रमाण है। तो यदि हम समझे हुए नहीं है, उस स्थिति में स्वीकृति नहीं रहती, अस्वीकृतियां रहती हैं। अस्पष्टता के रूप में अस्वीकृतियां रहती है ना, स्पष्टता के रूप में स्वीकृति रहती है। मतलब इसलिए समझ पूरी हो पाना ही स्वीकृति है, जो बोध है, बोध की क्रिया है। तो अभी मतलब सूचना के स्तर पर ही ये बातें हैं, स्वीकृति में नहीं आई हैं। अभी जो है ना सूचना के स्तर पर बातें हैं और तर्क विधि से सूत्रित हो रही, कड़ियां जो है आपस में जोड़ रही। जब ये सारी कड़ियां पूरी जुड़ जाती हैं, उस स्थिति का नाम है समझ पूरा होना। तो अभी जो है आप कोई भी चीज को समझते हैं, जहां तक समझ जाते हैं वहां तक की कड़ी स्पष्ट हो जाती है। उससे आगे का कोई प्रश्न बनता है, यानी वो आगे की कड़ी जो है अभी जोड़ना शेष है। एक स्थिति ऐसी आती, कोई प्रश्न शेष नहीं बचता है, सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं, उसी का नाम साक्षात्कार है ना। ठीक है भैया, उसी को मन स्वस्थता बोल रहा है ना भैया, वही उसी को मन स्वस्थता कह रहे हैं, वही समाधान की स्थिति है। अब कोई प्रश्न ही नहीं है। समस्या का मतलब ही होता है जो बौद्धिक स्तर पे है ना, बौद्धिक स्तर पे। भौतिक स्तर पे समृद्धि रहती है, समृद्धि या समृद्धि विहीनता है या गरीबी रहती है आदि। समझा पा रहा हूँ मैं, नहीं समझा पा रहा हूँ? जी बढ़िया भैया। मतलब कि समस्या भौतिक जो है वो समृद्धि के साथ जुड़ी हुई है, और क्यों कैसे के प्रश्न के उत्तर के रूप में, समाधान के रूप में हाँ मानसिक है, मानसिक है, उसी को समस्या कहते हैं। जी। तो मानसिक जो भी प्रश्न रहते हैं उनका उत्तर हो जाना, यानी सारी कड़ियां जुड़ जाना, अनुक्रम स्पष्ट हो जाना है ना जी। तो जैसे ही अनुक्रम स्पष्ट होता है तो हम सच्चाई के साथ तदाकार हो जाते हैं, है ना, साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार होने के बाद स्वीकृति है, क्योंकि वहां अस्पष्टता कुछ है नहीं। अस्पष्टता हो और साक्षात्कार हो जाए ऐसा नहीं होता। तो इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे पास है। कोई कैसा भी पूछेगा तो हम उसको समझा सकते, क्योंकि हम समझ चुके हैं, यानी सारी कड़ियां जुड़ गई हैं, यानी सहअस्तित्व सूत्रित हो गया है। जो समझ है वो सहअस्तित्व सूत्रों से संपन्न हो गई है। सहअस्तित्व से अधिक कुछ है नहीं। प्रश्न है वो सहअस्तित्व की सीमा में ही है ना। इसलिए उन सबके उत्तर, उन सबके निराकरण जो है ना,
उन सब का समाधान जो है वो उसी को कह रहे हैं कि समाधान, समस्याकारी जो प्रवृत्तियां हैं उससे मुक्ति मिल जाती है और समाधान प्रकाशित हो जाता है। और समाधान का प्रकाशित हो जाना ही मन स्वस्थता है ना, ऐसा बोला। इसी की आवश्यकता भी है, सभी बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर ये बताया ना कि मान लो भौतिक रासायनिक चीजों का अध्ययन करने के बाद भी जो भी उपलब्धि हुई है उसका भी उपयोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वो सारी उपलब्धि मानव के दुख का, समस्या का, पीड़ा का, असंतुलन का, है ना, अनियंत्रण का कारण बन गई। वो हमको अभी वर्तमान में हम लोग भोग रहे हैं उसको। ठीक ठीक है। फिर आगे ये कहा कि स्थिति गति का वैभव, तो हर इकाई का जो होना है और उस इकाई का अपने आज उसमें भागीदारी करना है ना। तो हर इकाई में स्थिति गति का वैभव जो है वो सौरव्यूह में है, हर धरती में है, सौरव्यूह में है, अनेक सौरव्यूह में है, आकाश गंगाओं में, सभी आकाश गंगाओं में होना पाया जाता है। इसका प्रमाण ये है कि परमाणु से लेकर धरती तक सभी अपने अपने स्थिति गति में प्रमाणित होने का अध्ययन गम्य हो चुका है। बाबा जी कह रहे हैं इसका प्रमाण क्या है, तो परमाणु से लेकर धरती तक जितनी भी प्रकार की यथा स्थितियां हैं उन सब का अध्ययन करने पे उनको स्थिति गति के अर्थ में प्रमाणित होना स्पष्ट हुआ है। यानी परमाणु है और वो अपने आचरण के साथ है ना, अणु है वो अपने आचरण के साथ है, तो ये स्थिति हो गई। और हर इकाई अपने आचरण सहित समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर रही है, ये गति हो गई। इस रूप में हम लोग परमाणु, अणु, रसायन, है ना, प्राण कोशा, वनस्पति संसार, जीव संसार, फिर जीव संसार में अंडज पिंडज, है ना, स्वेदज अंडज पिंडज, और अंत में मानव तक हम लोग पहुंच गए। और मानव में हम ये देख रहे हैं कि मानव जो है गति में प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसको अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो जैसे स्थिति स्पष्ट होती है, यानी जीवन ज्ञान, अस्तित्व ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, तो मानव को स्थिति स्पष्ट हो जाती है सह अस्तित्व में। इस मानव में स्थिति की स्पष्टता होते ही उसका आचरण निश्चित हो जाता है, और निश्चित आचरण पूर्वक मानव जो है सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। ये सब हमको अध्ययनगम हो गया है। तो यहाँ तक अध्ययन कर हर मानव के लिए सुलभ है। यहाँ तक अध्ययन हर मानव के लिए सुलभ है। ऐसे कहाँ तक सुलभ है? ये परमाणु से लेके धरती की सीमा तक, है ना। इसके अनंतर यानी इसके अलावा जो है ऐसे ग्रह गोलों की स्थिति गति की स्वीकृति होती है। तो इनके अनंतर बाकी जो ग्रह गोल में भी ऐसा ही है, यानी वहां भी सब कुछ स्थिति गति में है, ये स्वीकृत होता है। इसी प्रकार आकाश गंगाएं भी अपने सौर व्यूहों का क्रियाकलाप होने के आधार पर स्थिति गति की स्वीकृति होती है। और आगे चले जाएं आकाश गंगाओं से तो संपूर्ण प्रकृति व्यापक में स्थिति गति के साथ है, ये स्पष्ट होता है। इसी के साथ व्यापक वस्तु की भी स्वीकृति होती है। व्यापक वस्तु का जो अस्तित्व है उसकी स्वीकृति होती है। अतएव स्वीकृति की विशालता में से अपनी आवश्यकताओं को प्रमाण के रूप में अध्ययन करना मानव के लिए एक आवश्यकता है। तो ये जो स्वीकृति है परमाणु से लेके ग्रह गोल, नक्षत्र, तारा मंडल और उससे आगे तक, तो ये जो स्वीकृति की विशालता है यानी स्थिति गति के रूप में पूरा अस्तित्व है, इसकी स्वीकृति की जो विशालता है उसमें से अपनी आवश्यकताओं को मानव उनमें से अपनी आवश्यकताओं को प्रमाण के रूप में अध्ययन करना मानव के लिए आवश्यक है। क्योंकि यदि मानव उसका अध्ययन नहीं करता है तो मानव स्थिति गति के सह अस्तित्व में नहीं जी पाएगा। स्वीकृति के आधार पर अध्ययन होने की व्यवस्था। भैया थोड़ा सा ये वाक्य खंड जो है कि
स्वीकृति की विशालता में से अपनी आवश्यकताओं को प्रमाणों के रूप से अध्ययन करना, ये नहीं समझना। तो मानव की आवश्यकता क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहज। तो प्रमाणों के रूप में यानी समाधान जीने में प्रमाणित होगा ना, उस अर्थ में। समृद्धि जीने में प्रमाणित होगी, अभय जीने में प्रमाणित होगा। तो प्रमाण को जागृति कहते हैं, है ना, आवश्यकता को समझ कहते हैं। तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व की जो समझ है, जब वो प्रमाणित होती है ना, जीने में, तो प्रमाणों के रूप में अध्ययन गम्य होना मानव के लिए आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना आवश्यकता पूरी नहीं होती है। यानी जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व है, सर्व मानव को सुलभ नहीं होता है। सुलभ नहीं होगा तो आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सर्व शुभ में व्यक्ति का शुभ है ना। तो इसलिए जब तक वो सर्व को सुलभ नहीं होती है, तब तक व्यक्ति का सुख नहीं है, है ना। स्वीकृति के आधार पर अध्ययन होने की व्यवस्था मनुष्य की आवश्यकता अनुसार निर्भर है। तो जानने मानने की विशालता, व्यापक और अनंत। तो भैया इसमें ऐसा कहा गया है कि मनुष्य जो है वो जब अध्ययन करता है एक परमाणु से लेकर ग्रह गोल आकाश गंगा, तो उसके बाद उसको खुद की एक आवश्यकता लगती है कि अपनी आवश्यकता के हिसाब से फिर वो अपने आप को भी समझना चाहता है, जानना चाहता है, अध्ययन करना चाहता है। ये मतलब है क्या इसका? मतलब हम ये जो भी कुछ मतलब है, दूसरे को देख के लगता है कि मैं अपने आप को भी समझूंगा, वैसा कुछ है क्या? निश्चित रूप से जब पूरा संसार जो है, पूरा अस्तित्व स्थिति गति में है, तो मानव को ये लगता है कि उसको भी स्थिति गति में होना चाहिए। तो ये आवश्यकता अनुसार निर्भर है, मतलब अब आवश्यकता अनुसार हर मानव में अलग अलग बात कर रहे हैं क्या अब ये? कहाँ लिखा है ऐसा? ये लास्ट लाइन है ना, व्यवस्था मनुष्य की आवश्यकता अनुसार निर्भर है, अध्ययन होने की व्यवस्था मनुष्य की आवश्यकता अनुसार निर्भर है। तो इसकी जो स्वीकृति है ना, वो जो जागृति क्रम में जहां तक मानव रहता है वहां तक रहती है। स्वीकृति के आधार पे अध्ययन होने की व्यवस्था मनुष्य की आवश्यकता अनुसार निर्भर है। तो जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बनती जाती है। आवश्यकता जागृति की, मतलब एक जो जिज्ञासा बोल रहा है आवश्यकता। हाँ, जी जी। अध्ययन की व्यवस्था, अध्ययन होने की व्यवस्था। तो जैसे जैसे मानव में आपस में स्वीकृतियां बनती हैं, तो वैसे वैसे शिक्षा संस्कार जो है वो मानव परंपरा में स्थापित हो जाता है। तो इसीलिए आवश्यकता अनुसार ही होगा ना। जी जी। जैसे मान लीजिए एक परिवार है, उसको जितना शिक्षा संस्कार की आवश्यकता है उतना। यदि 100 परिवार हो गए, 1000 परिवार हो गए, तो आवश्यकता अनुसार निर्भर करेगा ना। अध्ययन होने की जो व्यवस्था है वो मनुष्य की आवश्यकता अनुसार होगा। यदि सर्व मानव में हो जाएगा तो शिक्षा संस्कार को 10वें सोपान में स्थापित करना पड़ेगा। तो जहां तक न्याय का विस्तार हुआ है वहीं तक आवश्यकता पहचानने में आएगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जी जी। है? जी भैया, जितने जितनी दृष्टि जाती है यानी स्वीकृति होती है, आवश्यकता उस हिसाब से, और हमेशा अध्ययन का स्कोप बना ही रहता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात। फिर आगे है जानने मानने की विशालता, व्यापक और अनंत के संबंध में स्वीकार चुके हैं। तो व्यापक वस्तु और अनंत के रूप में प्रकृति। तो व्यापक और प्रकृति के बीच में जो संबंध है, जिसको परम संबंध कहते हैं, उस रूप में उसी को सहअस्तित्व कह रहे हैं। तो उस संबंध में हम स्वीकार चुके हैं, यानी जानने मानने की जो विशालता है वो व्यापक और अनंत संबंध में स्वीकार चुके हैं। व्यापक और अनंत के बारे में जानने मानने के आधार पर किसी एक देशीय अध्ययन से, एक इकाई के अध्ययन से ऐसी सभी इकाइयों के रूप गुण स्वभाव धर्म के प्रति आश्वस्त होना स्पष्ट हो चुका है। तो जैसे एक परमाणु का अध्ययन करने से बाकी सभी परमाणुओं का अध्ययन हो जाता है, उसके रूप गुण स्वभाव धर्म का। जैसे वनस्पतियों में से किसी एक वनस्पति का अध्ययन उसके रूप गुण स्वभाव धर्म के आधार पर करने से बाकी सभी वनस्पतियों का रूप गुण स्वभाव धर्म स्पष्ट हो जाता है।
है ना। तो इसीलिए लिखा है कि जानने मानने के आधार पर किसी एक देशीय अध्ययन से, किसी एक देश का यानी एक इकाई का, एक रचना का अध्ययन करने से ऐसी सभी इकाइयों के रूप गुण स्वभाव, क्योंकि इकाइयों में साम्यता है, उस आधार पे पदार्थावस्था की इकाइयों में रूप गुण स्वभाव धर्म साम्यता है, उस आधार पे हम आश्वस्त हो जाते हैं कि बाकी ऐसे ही है ना। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि समुद्र के एक बूंद पानी के परीक्षण पूर्वक पूरे समुद्र का पानी कैसा है इसको हम स्वीकार लेते हैं, लेकिन जितना है इसको मापने कौन तैयार होता है? अपनी आवश्यकता अनुसार नापते हैं। मानव की आवश्यकता भी सीमित है, तो नापने की क्रियाकलाप के परीक्षण से पता चलता है कि यह जोड़ना घटाना ही है। तो नापने में 1 2 3 ही लगा रहता है, तौलने में भी उसी प्रकार घटाना भी बनता है। इस प्रकार हम जोड़ते जाते हैं, एक तरफ घटता है घटता भी जाता है, तो जोड़ने घटाने दोनों को मिलाने से यथास्थिति हाथी लगती है। तो हम चाहे हम एक परमाणु से अध्ययन शुरू करें, फिर परमाणु से अणु, अणु से ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएं, अल्टीमेटली पिंड तक पहुंच जाएं, तो भी हमको यथास्थिति हाथ लगती है। क्या हाथ लगती है? यथास्थिति के रूप में कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर रही है, और उसका जो रूप गुण स्वभाव धर्म है ना, वो एक जैसा है, ये स्पष्ट हो जाता है। तो जो भी रूप गुण स्वभाव धर्म का भेद है वो यथा स्थितियों का भेद है। ऐसी यथा स्थितियां जो हैं वो पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था के रूप में। इसीलिए एक समुद्र की एक बूंद के अध्ययन से पूरे समुद्र के पानी का अध्ययन हो सकता है। इसी को बाबा जी ने सिंधु बिंदु का भी उदाहरण दिया था ना। यहाँ पर समुद्र बोला, वहां पे शब्द सिंधु था, लेकिन बात वही है। ऐसा नहीं है कि हमको एक एक परमाणु का अध्ययन करना पड़ेगा, हम कैसे कर पाएंगे? एक एक वनस्पति, अनंत वनस्पति है, आदमी का जीवन इतना सा है, कैसे वो सारी वनस्पतियों का अध्ययन करेगा? तो जैसा है जितना है यही यथा स्थिति है। ऐसी यथा स्थिति न ज्यादा है न कम है, न घटता है न बढ़ता है। इस स्थिति में अस्तित्व न घटता है न बढ़ता है। इस विधि से हमारी परीक्षण करने की सीमाएं, अपनी आवश्यकता पर निर्भर रहना स्पष्ट हो जाता है। तो मानव की जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से ही वो अध्ययन करता है, लेकिन जो अध्ययन के सूत्र हैं वो पहले से स्पष्ट रहते हैं, और उन स्पष्टता के आधार पे उनके क्रियाकलाप और उनके विधि और नियम के बारे में निश्चितता, आश्वस्त रहते हैं, है ना। तो इस आधार पे अध्ययन पूरा हो जाता है। इस विधि से हमारी परीक्षण करने की सीमाएं अपनी आवश्यकता पर निर्भर रहना स्पष्ट हो जाता है। तो जो आपका प्रश्न था उसी को यहाँ पर और उत्तर दिया है बाबा जी ने। जोड़ने घटाने के क्रम में ऋण अनंत और धन अनंत रूपी अर्थ मानव स्वीकार कर चुका है। तो जोड़ने घटाने को जैसे 1 2 3 ऐसे करके इकाई दहाई सैकड़ा करते हुए जोड़ते जाते हैं तो अनंत तक जाता है। इसी तरीके से हम कोई एक स्केल में कहीं एक मान्यता से एक मान लेते हैं, उससे भी नीचे जाते हैं तो भी अनंत तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अनंत तक जाने पे भी अंत में कुछ बचा ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि हम ऋण अनंत तक गणना करें तो वहां जाके ऐसी कल्पना बनती है कि वहां 0 हो गया। ऐसा नहीं बनता। ऐसे ही जोड़ने में भी जो इकाइयां हैं, जुड़ते जुड़ते भी तो जोड़ने की या गणना की कल्पना खत्म हो जाती, वस्तुएं बची रहती। तो इस अर्थ में दोनों अनंत को हम स्वीकारते हैं। इस प्रकार से अस्तित्व में अनंत की कल्पना अथवा स्वीकृति कुछ हद तक संख्याकरण न कर पाने के रूप में मानव परंपरा में स्वीकृत हो चुकी है। अभी तक व्यापक वस्तु का बोध अप्रचलित है।
व्यापक वस्तु का बोध होने के उपरांत अनंत वस्तुएं कैसे हैं, इसका उत्तर मिल जाता है। तो कह रहे हैं इकाइयों के रूप में तो कल्पना कर ली है कि इकाइयां अनंत हैं और आदमी के गणना करने की एक सीमा है। तो कह रहे हैं लेकिन व्यापक वस्तु का बोध अभी तक हुआ नहीं। तो व्यापक वस्तु का बोध होने के उपरांत जो है अनंत वस्तुएं कैसे हैं, इसका उत्तर मिल जाता है, क्योंकि व्यापक वस्तु में इकाई का अध्ययन करने से अध्ययन पूरा होता है, यानी स्वभाव धर्म का अध्ययन हो जाता है। नहीं तो स्वभाव धर्म तक पहुंच नहीं पाते, रूप गुण तक ही अध्ययन हो पाता है, और गुण में भी मध्यस्थ गुण का अध्ययन नहीं हो पाता। अभी जहां जब तक भैया हम लोग समझ पाए। ये जो भैया दूसरी भाषा में कुछ लोग कहते हैं जैसे कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार से तो पहले मुझे लगता था, जब तक दर्शन नहीं पढ़ा था मैंने या जब तक शुरुआत था, ऐसा लगता था कि ये एक प्रकार से एक ऑल इन वन टाइप का कोई कॉन्शियसनेस है जो सबको ड्राइव कर रहा है। अभी आप इसको कैसे देखते हैं? सुपर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, ये सब? देखिए, जिसको हम लोग चेतना कहते हैं वो व्यापक वस्तु है। तो हाँ जी, व्यापक इसको वस्तु में चेतना ही, कहते हैं। हाँ, व्यापक वस्तु जब चेतना के रूप में कहाँ पर स्पष्ट होती है, तो चैतन्य इकाई। यदि चैतन्य इकाई नहीं है तो व्यापक वस्तु चेतना ही स्पष्ट नहीं है ना। उसी तरीके से जड़ इकाई ऊर्जा संपन्न है। ये कहाँ पता लगता है? जड़ इकाई में पता लगता है। तो यदि जड़ इकाई है तो व्यापक जो है ऊर्जा है, ये सिद्ध होता है, नहीं तो सिद्ध नहीं होता। और जब हम व्यापक के सह अस्तित्व में इकाइयों का अध्ययन करते हैं तभी उसके आचरण की स्पष्टता होती है। यदि व्यापक के सह अस्तित्व में इकाइयों का अध्ययन नहीं करते हैं, उस स्थिति में आदर्शवाद भौतिकवाद में इकाइयों का कोई निश्चित आचरण की पहचान नहीं हो पाई। जैसे जो भौतिकवाद है या वैज्ञानिक जो भी विज्ञानवाद कह लें, विज्ञानवाद है, वो कह रही है कि वस्तु का आचरण अनिश्चित अस्थिर बना रहता है ना। भौतिकवाद भी यही कह रहा है, और जो वैज्ञानिक जो अध्ययन है उनके भी निष्कर्ष यही है कि हर परमाणु का, हर सेल का, हर वनस्पति का, आदमी का आचरण अनिश्चित रहता है। ऐसा क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि व्यापक वस्तु का बोध नहीं हुआ। और इसी क्रम में विज्ञान में अनआंसर्ड क्वेश्चंस का एक बड़ी सूची है। एक जगह देखिए बात कल्पनाशीलता जाती नहीं है, तो उसको वो कहते हैं कि ये मानव के लिए भी अनआंसर्ड है ना, उनके उत्तर अभी नहीं मिले, अनुत्तरित है। ये जो अनुत्तरित प्रश्न है वो वही समस्या है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है, व्यापक वस्तु में जब तक हम इकाइयों का अध्ययन नहीं करते हैं तब तक दिशा का पता नहीं लगता, क्योंकि व्यापक वस्तु पूर्ण है। तो पूर्णता में इकाइयों का अध्ययन करने से इकाई में पूर्णता की प्रवृत्ति का अध्ययन हो जाता है। लेकिन यदि कोई क्योंकि पूर्णता की तुलना में ही अपूर्णता स्पष्ट होती है। यदि हमको पूर्ण जैसी कोई वस्तु का बोध नहीं है तो इकाइयों में कोई पूर्णता होती है, कल्पना नहीं बनती है ना। तो इसीलिए सह अस्तित्व में जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो इकाई में दिशा स्पष्ट होती है और इसी तरीके से नियंत्रण स्पष्ट होता है। व्यापक वस्तु में इकाइयों में नियंत्रण जो है वो स्पष्ट होता है, क्योंकि व्यापक वस्तु में इकाई नियंत्रित होती हैं। तो नियंत्रित इकाई का मतलब निश्चित आचरण के साथ जो इकाइयां हैं उसको नियंत्रित इकाई कहते हैं। तो नियंत्रित इकाई के रूप में जब हम अध्ययन कब हो पाता है? जब व्यापक वस्तु में इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो इसी नियंत्रण के आधार पे मानव में नियंत्रण स्पष्ट होता है। तो अभी जो विज्ञान में जो नियंत्रण है वो एक मान्यता है। तो वो मान लेते हैं कि ये वाले लाइन से नियंत्रण है, इस लाइन से नीचे जाएगा तो अनियंत्रण, ऐसा। लेकिन जब सह अस्तित्व में अध्ययन करते हैं तो वहां लाइन नहीं है, वहां हर इकाई जो है वो नियंत्रण की निरंतरता के साथ है, जिसको अपन कह रहे हैं कि हर इकाई अपने त्वासहित व्यवस्था है और व्यवस्था में रहते हुए समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने की प्रवृत्ति और क्रियाकलाप से संपन्न है। इस रूप में स्पष्ट होता है। में आ रहा है? जी 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 भैया, इतना समझ में आ रहा है कि जो
व्यापक अक्रिय है और इकाइयां सक्रिय है और व्यापक पूर्ण है, और इसी पूर्णता को सभी इकाइयां अपनी अपनी व्यवस्था में और भागीदारी करते हुए एक निरंतर व्यवस्था के रूप में पूर्णता प्राप्त करती है। तो उसी को मैंने आपको ये कुछ उदाहरण दे के समझाने का प्रयास किया कि जो जिसको हम लोग भौतिकवाद कह रहे हैं, भौतिकवाद सफल क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उनके पास पूर्णता के रूप में कोई वस्तु नहीं है, उसका बोध नहीं है, या उन्होंने उसको स्वीकारा नहीं है, है ना। तो इसीलिए पूर्णता की परिकल्पनाएं नहीं है, नियंत्रण की परिकल्पनाएं नहीं है, लेकिन नियंत्रण की बात तो करते हैं वो। तो वो जो नियंत्रण की बात करते हैं वो मानव की मान्यता है, वो मान लेते हैं कि यहाँ तक नियंत्रण है, इससे नीचे अनियंत्रण है, ऐसा मान लेते हैं। जबकि हम लोग अध्ययन करने पे ऐसा पाते हैं कि हर इकाई जो है वो व्यापक वस्तु में नियंत्रित रहती है। इस अर्थ में नियंत्रण सबको प्राप्त है, इस अर्थ में हमको समझ में आता है ना। बट भैया जैसे चेतना और कॉन्शियसनेस का मैं बात कर रहा था, ये शब्द तो यूज हुआ है परंपरा में, चेतना, कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, इस टाइप का। हाँ, तो मैंने बताया ना कि चेतना शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ कि जो भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप से भिन्न क्रिया है, इस रूप में उसको कॉन्शियसनेस नाम दिया परंपरा में। हाँ, और दर्शन में क्योंकि अस्तित्व होने के अर्थ में बना ही रहता है ना, अस्तित्व होने के अर्थ में बना रहता है, ठीक है ना। जी जी। तो अब आप होने को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, होने को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसका मूल कारण भी ये है क्योंकि होना जो है उसकी अवधारणा परंपरा में स्पष्ट नहीं है। आदर्शवाद से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो जीवन नाम की जो वस्तु है उसकी स्पष्टता नहीं है, लेकिन जीवन का क्रिया तो दिखता ही है, और जीवन के क्रिया का अध्ययन करने पे पता लगता है कि ये भौतिक रासायनिक नहीं है, इसीलिए उसको कॉन्शसनेस नाम दे दिया उन्होंने। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये कॉन्शसनेस ब्रेन में पैदा होती है। अभी धीरे धीरे वो कह रहे हैं कि नहीं, ब्रेन के अलावा भी कॉन्शसनेस रहती है। हाँ जी, ये अब 2-3 जो अभी लेटेस्ट बुक्स आ रही हैं, मतलब हाँ, उनमें अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये सब जगह व्याप्त तो कुछ ऐसी चीज है जो सबको ड्राइव कर रही है। हाँ, उसको तो अगर वो उस जगह तक पहुंचेंगे तो शायद उनका समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तो वो ऐसे ही मानते हैं कि जीवन, ये जो भौतिक रासायनिक क्रिया से भिन्न कोई क्रिया है उसको कॉन्शसनेस कह रहे हैं। जी जी। ठीक है। अब इसके बाद जो सुपर कॉन्शसनेस और ये सब की अवधारणा है वो आदर्शवाद में, वो भौतिकवाद में नहीं है। भौतिकवाद में केवल कॉन्शसनेस स्टडीज है। आदर्शवाद ये कह रहा है कि ये जो कॉन्शसनेस है इसके कई लेवल हैं, जैसे महर्षि अरविंद बोल रहे हैं ना जी। तो ऐसा कह रहे हैं कि बहुत सारे लेवल हैं, लेकिन वो जो लेवल है वो आचरण के स्तर पे स्पष्ट नहीं है, रहस्यात्मक है। आप उसको पढ़ेंगे अरविंद को तो उन्होंने आचरण के आधार पे ये जो कॉन्शसनेस का स्ट्रेटिफिकेशन किया है वो रहस्य मूलक है। बाबा जी ने आचरण के आधार पे किया है ना। बाबा जी ने जो 5 प्रकार के मानव बताए ना जी, तो जिनको बोला कि पशु मानव, राक्षस मानव, मानव देव मानव, दिव्य मानव, है ना। 5 प्रकार की चेतना है मानव में। तो ये जो चेतना का स्ट्रेटिफिकेशन है ये आचरण के आधार पे है, स्वभाव के आधार पे है, धर्म के आधार पे है, प्रवृत्ति के आधार पे है, उनमें जो अनुसांगिक व्यवस्था है उसके आधार पे किया है। लेकिन बाकी जगह रहस्यात्मक है, रहस्यात्मक है, और उस रहस्य का कोई प्रमाण नहीं है। मान लीजिए हम किसी को मान लेते हैं कि कोई एक्स व्यक्ति के अंदर सुपर कॉन्शसनेस है, तो सुपर कॉन्शसनेस का प्रमाण क्या है भाई उस एक्स व्यक्ति के आचरण में, उसको लेके स्पष्टता नहीं है। तो इसीलिए फिर क्या होता है, वो मान्यता में फंसता है
तो जो लोग माने रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी एक व्यक्ति को माने रहता हूँ कि वो जो है परमात्मा है, ऐसा माने रहते हैं, उसके आधार पे सेक्ट बन जाता है। जो लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि आचरण तो उसका है ही नहीं, जो माने हुए उनको भी आचरण दिखता नहीं है, जो नहीं माने हुए उनको भी आचरण दिखता नहीं, तो इसलिए नहीं मानने का भी एक ऑप्शन बना ही रहता है। तो जो लोग उनको नहीं मानते उनके लिए कुछ नहीं रहता है। जैसे मान लो हम पत्थर को मान लेते हैं कि इसमें प्राण है, प्राण प्रतिष्ठा कर दी किसी मूर्ति में, तो जो लोग उसको माने रहते हैं वो उसी तरीके से व्यवहार करते हैं कि इसमें प्राण है उस पत्थर के साथ में। जो लोग नहीं माने रहते उनको पत्थर ही है, क्योंकि वस्तु रूप में तो है ही नहीं, वहां पे मान्यता के रूप में है। ठीक है, ऐसे ही व्यक्ति में है, व्यक्ति भी पत्थर जैसे ही है। यदि उसके आचरण में यानी गति में नहीं है तो स्थिति प्रमाणित ही नहीं होगी। तो स्थिति गति में ही प्रमाणित होती है, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि हर इकाई स्थिति गति के सहअस्तित्व में है। तो यदि वो वैसा आचरण नहीं करता है तो उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो इसका मतलब समस्या है, यानी अनुभव नहीं है, यानी समझ पूरी नहीं हुई। ऐसा समझ में आया? जी भैया। कोई शंका हो तो बताइए। जी भैया, ऐसे भी जिसको भी विद्या का की जानकारी नहीं है वो भी देख के बताता ही है कि कब तक पढ़ते रहोगे, करोगे कब, मतलब गति में हाँ दिक्कत नहीं है तो कहते हैं कि बस ऐसे ही टाइम पास करो। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि जब हम समझते हैं तो जीते ही हैं। समझे बिना जीने का प्रमाण नहीं है मानव में। मानव को समझ के ही जी सकता है मानव। मानव समझे नहीं और जी जाए इसका कोई प्रमाण नहीं। समझ में आता है? नहीं तो फिर किसी मान्यता में फंसना हो। तो अतएव समझदारी रूपी अध्ययन व्यापक में अनंत अविभाज्य होने का अर्थ सर्वतोमुखी समाधान होने के आधार पर होने का आधार होना पाए। एक बार फिर से पढ़ो। अतएव समझदारी रूपी अध्ययन व्यापक में अनंत यानी अनंत प्रकृति व्यापक में अविभाज्य होने का अर्थ सर्वतोमुखी समाधान होने का आधार होना पाया गया। इसी क्रम में हर इकाई अपने स्थिति गति के साथ वर्तमान है। वर्तमान है का तात्पर्य है वर्तते रहने का मतलब आचरण करते रहना। यहाँ वर्तेते सा वर्तमान, ऐसा एक सूत्र आता है। तो वर्तमान का तात्पर्य है वर्तते रहना, आचरण करते रहना। तो वर्तते रहने का तात्पर्य है क्रियाशील रहने का तात्पर्य आचरण स्पष्ट रहना। आचरण स्पष्ट होने का तात्पर्य है स्थिति में त्वसहित व्यवस्था और गति में समग्र व्यवस्था में भागीदारी से है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ? यह धरती एक सौर व्यू सूर्य के साथ जुड़े सभी ग्रह गोलों के समूह में भागीदारी करती हुई समझ में आती है। सभी ग्रह गोल अपने अपने स्थिति गति में अनवरत कार्यरत हैं। एक दूसरे के हस्तक्षेप के बिना सभी एक दूसरे को पहचानते हुए निश्चित आचरण कर रहे हैं और सौर व्यू की व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर जो बताया उसी का एक प्रमाण जो है यहाँ पर दिया उन्होंने। क्या प्रमाण दिया? इसी क्रम में हर इकाई अपने में स्थिति गति के साथ वर्तमान है। वर्तमान का तात्पर्य वर्तते रहने का तात्पर्य है क्रियाशील रहना, और क्रियाशील रहने का तात्पर्य है आचरण, स्पष्ट आचरण के साथ रहना, है ना। क्रियाशील रहने का तात्पर्य आचरण स्पष्ट रहना,
आचरण स्पष्ट रहने का तात्पर्य है स्थिति में त्वा सहित व्यवस्था और गति में समग्र व्यवस्था में भागीदारी से है। यही स्थिति गति का सह अस्तित्व है। इसका एक उदाहरण दिया उन्होंने कि यह धरती एक सौर व्यूह सूर्य के साथ जुड़े सभी ग्रह गोल नक्षत्रों के साथ कार्यरत है और ये सभी ग्रह गोल जो है एक दूसरे के हस्तक्षेप के बिना सभी एक दूसरे को पहचानते हुए निश्चित आचरण कर रहे हैं और सौर व्यू की जो व्यवस्था है उसमें भागीदारी कर रहे हैं। इसीलिए स्थिति। भैया एक सेकंड, एक प्रश्न आता है यहाँ पर कि क्या सूरज अपने सौर व्यूह के साथ भी किसी की परिक्रमा कर रहा है या सूरज किसी की परिक्रमा कर रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो पूरा सौर व्यू है वो किसी की परिक्रमा कर रहा है, ऐसा हो सकता है। हाँ, जो अपने सौर व्यू के साथ, हाँ, सौर व्यू के साथ है ना, साथ कहीं किसी की परिक्रमा, ऐसा कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कहेंगे क्या पृथ्वी सभी का सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी के साथ जो भी नदी पहाड़ है, वनस्पति संसार, जीव संसार, मानव, सबके साथ चक्कर लगा रही है, क्योंकि वो उसकी अविभाज्यता में है जी। तो वैसे ही जब कोई एक व्यवस्था बनती है वो उन सबके साथ अविभाज्यता में, एक सूत्रता में ही रहती है ना, सामरस्यता में ही रहती है। फिर से मेरे यहाँ पर ये कहना है कि अभी जैसे सूरज मध्यांश के रूप का प्रतिरूप है और सभी ग्रह जो है पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, ये सभी परिवेशीय का काम कर रहे हैं। तो क्या परमाणु में जो मध्यांश है वो अपने परिवेशीय के साथ किसकी परिक्रमा करता हुआ दिखता है, ऐसा मुझे? परमाणु अपने मध्यांश के साथ किसकी परिक्रमा करता है? जैसे यहाँ अपने ग्रहों के साथ सूरज किसी की परिक्रमा करना संभव दिखाई देता है। हाँ, अपनी व्यवस्था के साथ बड़ी व्यवस्था कोई होगी उसकी में जो है उसका परिवेशीय की तरह ये बिहेव करता होगा। तो क्या परमाणु में सभी परिवेशीय अंशों के साथ तो परमाणु के क्रियाकलाप को समझते हैं तो उसमें हर स्तर पे आवर्तनशीलता स्पष्ट। ये जो आवर्तनशीलता ही चक्रीयता है ना, वो स्पष्ट। मानव के क्रियाकलाप में भी आवर्तनशीलता स्पष्ट। ठीक है भैया, उसको आप फिजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। अंकल, तो परमाणु के सारे उसमें आवर्तनशीलता कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? परमाणु के सारे क्रियाकलाप में आवर्तनशीलता कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? आवर्तनशीलता कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? निश्चित आचरण में बना समझने से भैया, परमाणु की आवर्तनशीलता जो है चक्र समझने से समझाइए, बताइए योगेश भाई। हाँ जी, नहीं ठीक है ना, मैं जो सोच रहा हूँ भैया, पद चक्र जो है जिसमें पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था और प्राणावस्था से पदार्थ अवस्था एक चक्र बना हुआ है, वही आवर्तनशीलता है, उसी रूप में आवर्तनशीलता है। अगर ये शिवांगी पूछ रही है परमाणु में, उसका समझाओ तो परमाणु में पदार्थ अवस्था जो है तो वो में पदार्थ अवस्था तो परमाणु ही है, उसी से फिर जो है। ठीक है शिवांगी। अच्छा, वैसे उस तरीके से तो हाँ ठीक है फिर। वो तो विकास क्रम हुआ ना भैया, ये आवर्तनशील तो साइक्लिसिटी हुई ना, ये अलग चीज है ना। तो आप ये कह रहे हैं आवर्तन बना रहता है ना, ये विकास मतलब क्या होंगे, मतलब गठन होगा फिर उसका विघटन होगा या उसमें कोई अणु लेगा या कोई अणु देगा, इस तरह का होगा ना उसका क्रियाकलाप। आवर्तन बना हुआ है ना। आवर्तन कैसे बना हुआ है वही तो नहीं समझ में। मतलब वनस्पति पदार्थ बनेगा वापस, ऐसा बोल रहे हैं आप? पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था में से पदार्थ अवस्था है ना, ऐसे एक आवर्तन बना हुआ है। अगर आप जो पूछ रही हो उसको मैं ठीक से समझाऊं तो शिवांगी, अगर आप कुछ अलग पूछ रही है तो फिर आपको स्पष्ट कनेक्ट नहीं हो पा रही। मतलब मेरे को ये चीज समझ में आती है कि परमाणु ही मूल पदार्थ, मूल में परमाणु ही है और फिर पदार्थ से प्राण, प्राण से जीव, जीव से ज्ञान, इस तरह का पद चक्र होता है, ये मुझे समझ में आता है। मगर
इसमें आवर्तनशीलता यही है कि ये एक दूसरे के लिए परस्पर पूरक हैं, मगर अल्टीमेटली तो हर एक जो भी पद है रूप में भी है, उपयोगिता पूरकता के रूप में भी देख सकते हैं, है ना। तो उस परमाणु के क्रियाकलाप में क्या आवर्तनशीलता है? ये तो उन चेतनाओं ये तो उन अवस्थाओं के बीच में आवर्तनशीलता हो गई ना। परमाणु का जो गठन होना है ना, जो गठन होना है वो पूरकता के अर्थ में ही होता है ना। मतलब केंद्र के अंश जो है परिवेश के अंशों के साथ पूरक रहते, पूरक क्रियाकलाप के रूप में ही तो उनका गठन स्पष्ट होता है। और शिवांगी अवस्थाओं में भी जो हो रहा है, जैसे परिवेश के अंश नहीं हो तो जो केंद्र के अंश हैं उनमें आचरण स्पष्ट नहीं होगा। भैया मैं कुछ और यदि केंद्र में कोई अंश नहीं है तो परिवेश के अंश का कोई आचरण स्पष्ट नहीं। ये जो आचरण की स्पष्टता है परस्पर पूरकता में ही है। अच्छा ठीक है। हाँ ये इसी को सहअस्तित्व सूत्र भी कह रहे हैं। तो यही आवर्तन, इसी को ये भी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का जो आचरण है ना वो उसमें आचरण सिद्ध नहीं होता है ना। एक व्यक्ति जब व्यवस्था में यानी परिवार में भागीदारी करता है तभी उसके आचरण का पता लगता है। और ये जो भागीदारी है ये संबंधों में परस्पर संबंध निर्वाह में होती है। मतलब कोई एक तरफ से संबंध निर्वाह करे उसमें नहीं होती, तो आदान प्रदान के रूप में। અત્યારે આમ કીધું હું સાબુથી ધોઈ નાખું, તમે તમારા અત્યારે હાથ સાબુથી ધોઈ નાખો, તમારા હાથ સાબુથી ધોઈ। भैया मैं कुछ बोलूं? एक मिनट, क्या योगेश भाई कुछ बोल रहे थे? आप बोलिए, चलिए बोलिए बोलिए फाल्गुनी में। परमाणु में इसका स्ट्रक्चर हम लेते तो बोर एटॉमिक मॉडल कहलाता है, वो ही सिर्फ सौरमंडल की जैसा होता है। हाँ जी। न्यूक्लियस के अराउंड sp-df ऑर्बिटल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जैसा सिर्फ सौरमंडल जैसा भी होता है। जी जी। मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर को वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हैं। तभी सौरमंडल और एक छोटे से अणु भी एक जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है। भाई को क्या बोलते हम सुनते। योगेश भाई बोलने से हम भी सुनने के तैयार है। योगेश भाई बताइए क्या बोल रहे थे आप? नहीं भैया मैं तो अभी दूसरी जगह बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, वो आपकी एकदम गुजराती में बात आई। हाँ वो जो है खुला रह गया। अच्छा कोई बात नहीं, हो गया। आप कुछ इसमें इंटरप्रिटेशन देना चाहते हैं? किसमें भैया? मैंने सुना नहीं, क्या बताया बहन जी ने, क्या कह रहे? उन्होंने बताया कि जो सोलर सिस्टम है वो एक प्रकार से एटम जो है उसका मिनिएचर है, ऐसे ही कुछ उन्होंने। हाँ। मैं पूरी तरह से तो नहीं समझ पाया उनकी बात को, लेकिन ऐसा समझ में आया कि वो मिनिएचर है। ठीक, जैसे ही न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड sp-df ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ जैसे सौरमंडल जैसा भी दिखता है। बोर एटॉमिक मॉडल, बोर ने बताया, इसने एक साइंटिस्ट था। हाँ बोर ने बताया जी। जी जी, जिसमें उसने न्यूक्लियस की बात करी। हाँ यहाँ ये दोनों को कंपेयर करते। कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे, रदरफोर्ड के बाद कॉन्टेक्स्ट में ये आप बात करें। ये वो जो प्रश्न आया ना, उन्होंने कहा कि ये जो अपनी व्यवस्थाओं सोलर सिस्टम जो है तो जैसे सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो वैसे ही सूर्य भी क्या किसी और का चक्कर लगा रहा है, ऐसा एक प्रश्न है। तो मैंने इसका उत्तर ये दिया कि यदि सूर्य किसी का चक्कर लगा भी रहा होगा तो सभी ग्रह गोल नक्षत्रों के, सभी ग्रहों के साथ लगा रहा होगा ना।
सभी ग्रह उपग्रहों के साथ में मिलके ही किसी का चक्कर लगा सकते। अकेला सूर्य अगर चक्कर लगाता तो ये जो सोलर सिस्टम है ना, इसमें डिसऑर्डर, कियोस पैदा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल है ना, इसीलिए अकेला सूर्य जो है वो किसी और का चक्कर नहीं लगा सकता, वो पूरे का ही लगाएगा। है ना, नहीं, पूरा सौर परिवार ही लगा रहा है। हाँ हाँ, सौर परिवार जिसको कहें। इसको ऐसे देख सकते हैं भैया कि जैसे एक परमाणु पूरा ही दूसरे परमाणु के आसपास जो है चक्कर लगा के फिर दोनों एक होके अणु बनते हैं, इस रूप में देख सकते हैं ना। एक परमाणु जो है अपने अंशों के साथ ही दूसरे परमाणु के साथ क्रियाकलाप करता है। या तो किसी अणु में जो परमाणु होते हैं, हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। जो अणु है वो एक से अधिक परमाणु से मिलकर अणु बनता है, और वो परमाणु में भी जो है, वो अणु में भी परमाणु जिस तरह से परमाणु में अंश घूमते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, वैसे ही जो है अणु में परमाणु क्रियाकलाप करते हैं। तो वो जो परमाणु करते हैं वो अपने पूरे अंशों सहित करते हैं। हाँ, वो अंशों सहित ही करते हैं और अपने प्रभाव क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से बना के भी रखते हैं। बस तो उस तरह से मतलब ऐसा नहीं है कि उनका जो है पूरी की पूरी सोलर सिस्टम, उनका प्रभाव जो है नष्ट नहीं होता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन अपने प्रभाव क्षेत्र के साथ अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखते हुए लगाती है। सर ठीक बात है। तो इसी को बाबा जी ने अणु के रूप में स्पष्ट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आपने आवर्तनशीलता बताई इस जगह पे कि परमाणु जो है आवर्तनशील विधि से वो किसी की परिक्रमा कर रहा है या व्यवस्था में है। हाँ, तो आवर्तनशीलता परस्पर पूरकता के अर्थ में है। तो जैसे एक परमाणु अंश में कोई आचरण प्रकट नहीं होता है ना, तो ये आचरण तभी प्रकट होता है जब एक से अधिक यानी कम से कम दो या दो से अधिक अंश हो जाते हैं। तब उसमें जो न्यूक्लियस के अंश हैं वो परिवेशी अंशों के साथ पूरकता का निर्वाह करते हैं, उसी में आचरण स्पष्ट होता है। यदि उनमें कोई पूरकता ही नहीं है ना, उनमें कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, उस स्थिति में आचरण स्पष्ट नहीं होता है। मैंने ऐसा बोला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया। तो फिर ये धरती का एक उदाहरण दिया उन्होंने, है ना, स्थिति गति के अर्थ में। फिर आगे लिखा है इसीलिए स्थिति है ही और गति भी है ना। इसी आधार पर धरती की स्थिति गति संबंधी अध्ययन भी हमारे समझ में आना स्वाभाविक है। इसी क्रम में एक सौरव्यूह अनेक सौरव्यूह के साथ निश्चित अच्छी दूरी में कार्य विन्यास करते हुए सौरव्यूह त्वा के साथ वैभव को प्रकाशित करता है। ऐसे अनेक सौरव्यूह को अथवा ग्रह व्यूह को आजकल वैज्ञानिकों ने आकाश गंगा नाम दिया है। आकाश गंगा भी अनेक होना पाया जाता है। ये सभी परस्परता में अच्छी दूरी में रहते हुए बड़ी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में भागीदारी करते हैं। तो एक स्थिति तो ये है कि आकाश गंगा में बहुत सारे सौरव्यूह हैं और एक निश्चित अच्छी दूरी में अपना अपना क्रियाकलाप कर रहे हैं। फिर दूसरी एक परिकल्पना ये बनती है कि ये जो अनेक सौरव्यूह हैं किसी एक आकाश गंगा में, तो क्या आकाश गंगा का भी कोई एक निश्चित आचरण बनता है ना। यानी सभी जितने भी सौरव्यूह हैं, सारे सौरव्यूह मिलकर आकाश गंगा में भी कोई एक निश्चित प्रकार का आचरण उत्पन्न करते हैं। तो उत्तर तो आएगा कि हाँ करते हैं, है ना। इसी रूप में सह अस्तित्व का प्रमाण आएगा। तो इसलिए सौरव्यूह का आचरण आकाश गंगा का आचरण नहीं है, आकाश गंगा का आचरण सौरव्यूह का नहीं। उसी तरीके से सूर्य का आचरण पृथ्वी का आचरण नहीं है, पृथ्वी का आचरण सूर्य का आचरण नहीं। तो अपना अपना आचरण बनाए रखते हुए व्यवस्था में भागीदारी, अपना अपना आचरण, अपना अपना प्रभाव क्षेत्र, उसको बनाए रखते हुए बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। तो उसी तरीके से जितने भी सौरव्यूह हैं वो आकाश गंगा की व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। यदि वो भागीदारी ही नहीं करते तो आकाश गंगा कैसे बनती। आकाश प्रकार का गठन है ना, जहाँ एक प्रकार के सौरव्यूह जो है गुच्छे के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं ना,
संगठन के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। और ऐसी अनेक आकाश गंगाएं हैं और इन आकाश गंगाओं के बीच में दूरी है ना। इस आकाश गंगाओं के बीच में जो दूरी है वो इस बात को साबित करती है कि किसी एक आकाश गंगा में कुछ संख्यात्मक रूप से सौरव्यूह जो है एकत्रित होते हुए एक आचरण कर रहे हैं, और कम से कम वो आचरण एक आकाश गंगा के गठन के रूप में है, ऐसा स्पष्ट होता है। ठीक है, कुछ बातें मैंने अपनी कल्पना से जोड़ी हैं इसमें। जी भैया, बढ़िया। ऐसे अनेकानेक सौर व्यूहों को अथवा ग्रह व्यूहों को आजकल वैज्ञानिकों ने आकाश गंगा नाम दिया है। आकाश गंगा भी अनेक होना पाया जाता है। ये सभी परस्परता में अच्छी दूरी में रहते हुए बड़ी व्यवस्था को बनाए रखने में भागीदारी करते हैं। ठीक है, यानी आकाश गंगा के रूप में बड़ी व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। अब अगला पढ़ने के लिए टाइम खत्म हो गया अपना पास। तो और बताइए, कुछ और डिस्कशन करना हो। प्रत्यावर्तन परावर्तन को कल पढ़ेंगे। भैया, हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। भैया एक क्वेश्चन है, पर मतलब डायरेक्ट जो है ना इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि ऐसा माना जाता है ना कि जो चंद्र है वो भी मतलब पृथ्वी और चंद्र है ना, वो दोनों ही मतलब साथ साथ ही बने हैं, मतलब बहुत डिफरेंस नहीं है समय के हिसाब से देखे तो मुझे ये प्रश्न है कि फिर मतलब मतलब इस धरती पे तो चारों अवस्थाएं आ गई, चंद्र पे तो अभी हम देखते थे वो तो विकास क्रम में बहुत पीछे है। तो क्या ये किरण विकिरण और इन सब का क्या वो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होगा ऐसा कि किसी धरती पे ही ये चारों अवस्थाएं आएगी, बाकी की धरतियों पे ये अवस्थाएं नहीं आएगी, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जब भी कोई धरती जो है विकास के लिए या विकास क्रम के लिए जो आवश्यक तत्वों से परिपूर्ण नहीं हो जाती, तब तक उसमें अग्रिम विकास नहीं होता है। तो जैसा इस पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने पे पता लगा कि इसके जो पदार्थ अवस्था में सभी प्रजाति के परमाणुओं का, है ना, सभी प्रकार के प्रजातियों के परमाणु से धरती पदार्थावस्था के रूप में संपन्न हो गई। तो जब ये संपन्न हो गई, उसके बाद ही रासायनिक संसार का प्रकटन हुआ। जैसे प्राण कोशिकाओं के लिए पानी की आवश्यकता है ना, पानी के बिना रासायनिक क्रिया नहीं हो सकती। तो इसलिए रासायनिक क्रिया से पहले रसायन होते हैं। जब रसायनों से समृद्ध हो जाती है तब पानी आता है, जिसको हम लोग जल तत्व या, है ना, जल कह रहे हैं, पानी कह रहे हैं। तो पानी के साथ रासायनिक क्रिया के रूप में रसायन बनते हैं, है ना। और ये सारे रसायन प्राण कोशिकाओं के लिए आवश्यक तत्व हैं। उसी तरीके से पेड़ पौधों के बनने से पहले प्राण कोशिकाएं बन जाती हैं। तो प्राण कोशिकाओं के पोषण यानी उनके अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जितनी भी चीजों की आवश्यकता है वो अस्तित्व में पहले आ जाती है। उसी तरीके से पेड़ पौधों को अपनी व्यवस्था में बने रहने के लिए जितनी भी चीजों की आवश्यकता है वो अस्तित्व में उनका प्रकटन क्रम से पहले ही हो जाता है ना। इसीलिए जब वनस्पति संसार समृद्ध होता है तभी जीव संसार आता है, क्योंकि जीव संसार को अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता है वो वनस्पति संसार के द्वारा तैयार हो जाती है ना। तभी जीव संसार जो है उसमें अपने होने को प्रमाणित कर पाते हैं। और इसके बाद मानव आता है, तो मानव के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो इस धरती पे क्रम से, है ना, विकास क्रम में प्रकट हो जाती हैं। तभी मानव जो है इस धरती पे आकर अपनी परंपरा को बनाए रखता है।
तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो विकास है वो क्रम से होता है, और इस क्रम में एक जो अस्तित्व सहज विधि से समझने में आता है कि अग्रिम प्रकाशन तभी होता है जब उससे पूर्व का जो प्रकाशन है वो संपन्न हो जाता है, समृद्ध हो जाता है। इस रूप में स्पष्ट होता है। जी भैया। हाँ, इसमें फाल्गुनी बहन। जी योगेश भाई। आपका जो है कहने में मतलब आपका जो पूछना चाहते हैं कि क्या सभी ग्रह गोल में ये विकास क्रम विकास होगा, ऐसा शायद आप पूछना चाहती हो। नहीं, मेरा मूल प्रश्न ये था कि मैं ना एक वीडियो देख रही थी एक्चुअली, तो और ऐसा माना भी जाता है ना साइंस में उसमें कि अगर हम चंद्र और पृथ्वी की कंपैरिजन करें मतलब समय के हिसाब से, तो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब वो कुछ हजार या कुछ लाख वर्ष का ही फर्क होगा। तो और क्योंकि हम एक ही सौर व्यू में है, तो मुझे ये जिज्ञासा हुई कि हमारी पृथ्वी पे ऐसा क्या स्पेशल है कि यहाँ पे ही चारों अवस्थाएं आई और चंद्र पे नहीं आ सकी वो चारों अवस्थाएं। वो मेरा मतलब जिज्ञासा था मूल। मैं बोलूं थोड़ा कुछ? आपकी जिज्ञासा के मूल में जो है ना, आपकी जिज्ञासा के मूल में ये स्वीकृति तो है कि चंद्रमा पे आ सकती है, स्वीकृति तो है, ये नहीं है? हाँ मतलब मुझे ये हुआ कि क्यों वहां पे नहीं है, मतलब हाँ नहीं वहां पे नहीं है का क्या मतलब होता है? जैसे अभी मानव में जागृति नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जागृति नहीं आएगी। तो जी भैया, हाँ ठीक है। तो वैसे ही किसी भी पृथ्वी में पानी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि पानी कभी नहीं आएगा। पानी आएगा जब उससे पहले, हाँ उसके क्रम में। हाँ तो फाल्गुनी बहन, हाँ जी हाँ भैया बताइए। जैसे मान लो जो बीज अंकुरित होता है ना, तो हम कहें कि अभी अंकुरित हुआ है, इसमें फूल क्यों नहीं दिख रहा है ना? तो जो अंकुरण क्रम में वो धीरे धीरे फूल तक पहुंचेगा, बीज तक पहुंचेगा, है ना? अंकुरण हो रहा है कि नहीं, ये मूल मुद्दा है। अंकुरण ही तो विकास क्रम है ना। तो वैसे ही जो क्रम है वो क्रम से ही होगा। पहले अंकुर होगा, फिर धीरे धीरे उसमें पत्तियां निकलेंगी, तना बनेगा, है ना? धीरे धीरे और रसों से समृद्ध होते होते वह फूल तक पहुंचेगा, फूल से फल बनेगा, फल में बीज बनेगा। इस तरीके से सारा विकास क्रम रहता है। भैया फाल्गुनी बहन के उसमें मैं एक चीज ध्यान दिलाना चाहती हूँ। बोलिए ना। जी दीदी। ऐसा मानते हैं, देखिए योग संयोग की बात है ही, किसी क्रम में क्या योग संयोग बने, तो ऐसा एक थ्योरी भी है कि जिसमें ये मानते हैं कि कभी कोई जो इसको कहते हैं ना धूमकेतु, ये किसी क्रम में कभी धरती से टकराया तो उस समय पानी की होने की घटना हुई, क्योंकि ऐसे सभी धूमकेतु में देखा जाता है कि बहुत बर्फ से बने हुए वो रहते हैं। तो पानी होने की घटना पृथ्वी में भी जो विकिरणी विधि से जो कॉस्मिक रेज हैं उनके आधार पे भी ऐसा मानते हैं कि हुई है। तो ये सब व्यवस्था के क्रम में और योग संयोग के क्रम में ही भी दिखाई पड़ता है, ऐसा भी एक है। ये परिकल्पनाएं हैं जो आपने उदाहरण दिया। जी जी। इन परिकल्पनाओं में एक समस्या है जी। समस्या ये है कि जो भी धूमकेतु है वो भी कोई पदार्थ राशि है ना। जी हाँ, पदार्थ राशि है। तो उस पदार्थ राशि में भी पानी जो है वो क्रम से ही तो आएगा। जी बिल्कुल सही बात है ना। जी। तो जैसा धूमकेतु में पानी आ गया वैसा पृथ्वी में भी आ सकता है। हाँ नहीं बिल्कुल। इसके लिए हम कहीं दूर से धूमकेतु को लाके पृथ्वी पे पटके इसकी जरूरत क्या है? नहीं वो नहीं, मतलब एक संभावना या योग संयोग की जो बात है उस पे मैंने बात की कि योग संयोग जो भी रहा, जैसे रसायन बनना भी एक योग संयोग रहा, जैसे आपने कहा
आपकी परिकल्पना तो है नहीं, आपने कहीं पढ़ा है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ा ही हुआ बता रही, इसीलिए मैंने कहा कि हाँ, आपने जो पढ़ा है उस पे प्रश्न करने का अधिकार तो हमारा है ना? जी जी बिल्कुल, नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा, बेस बिल्कुल ठीक बोला कि दोनों में से ये भी हो सकता है। और रसायन जब धरती में सारे रस उपरस आ गए तो वो बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हाँ। तो ऐसे सभी पृथ्वियों में रस उपरस आदि बनने की संभावना है ही। सही बात है, क्योंकि सभी कुछ जो है कि मूल में परमाणु ही है ना, परमाणु का क्रियाकलाप ही जो है वो रस उपरस से लेके मानव शरीर रचना यानी समृद्ध मेधस तक पहुंचता है। और वो दूसरी बात यही है कि चंद्रमा में उतने आवश्यक रस उपरस अभी नहीं है। हाँ, जब हो जाएंगे तो हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल वही है कि जो तत्व पृथ्वी में हैं वो तत्व जो है उतने चंद्र में नहीं होंगे, इसलिए चंद्र में वो प्रक्रिया जो है अभी धीमी गति से चल रही होगी। अच्छा, हमको जल्दीबाजी भी क्या है? क्या है? हमें क्या जल्दी है? हमें को तो जागृति तक जाना है, हमारे लिए रास्ता स्पष्ट है। हमको कोई जल्दी तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर चंद्रमा में जाके रहना हो तो इस पे ज्यादा रिसर्च किया जाए। हाँ जी, ये भी बात सही है। ये आज अपना डिस्कशन एक कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन का भी बात हुआ था। हाँ। तो उधर जो आपने रखा कि आदर्शवाद में थोड़ा रहस्यमय हो जाता है, उसी तरह से सबकॉन्शियस की बात होती है, जो कि यहाँ पे तो क्या है कि जीवन क्रियाओं में देखते हैं तो स्पष्टताएं हैं। तो ये जो सबकॉन्शियस ब्रेन की जो बात करते हैं अभी ये भौतिकवाद में, तो वो इसी के बारे में कुछ करते हैं ना, यही आप कह रहे थे आज? नहीं, मेरा ये कहना है उसमें कोई ऐसी प्रवृत्तियां दिखती हैं जी, जो प्रवृत्तियां जो है भौतिक रासायनिक नहीं है। जी, है ना? जैसे मान लो आदमी विचार करता है, अब विचार तो भौतिक नहीं है, रासायनिक नहीं है। जी। तो फिर उसको नाम दिया कि विचार करना जो है वो कॉन्शसनेस की क्रिया है, ऐसा। जी। है ना? जैसे आदमी विश्वास करता है, अविश्वास करता है, ये सब है ना। तो अब ये भौतिक रासायनिक नहीं है, लेकिन ये होने के रूप में है। तो उन्होंने कहा ये कॉन्शसनेस। जी। फिर ये कॉन्शसनेस है, तो कॉन्शसनेस में जैसे भौतिक वस्तु रासायनिक वस्तुओं में विकास होता है तो कॉन्शसनेस में विकास होता है, ऐसा उन्होंने माना। लेकिन वो विकास क्या चीज का विकास होता है? मेमोरी का विकास होता है, एनालिटिकल पावर का विकास होता है, क्या होता है ना? तो बाबा जी ने कहा कि आचरण का विकास होता है। आचरण को उन्होंने बता दिया कि जो मानव में जो विकास है, जिसको हम लोग पशु मानव, देव मानव, राख ये सब बोल रहे हैं ना, तो आचरण के रूप में उसको क्लासिफाई करते हैं, है ना? वहां पर एनालिटिकल पावर बढ़ जाती है, मेमोरी बढ़ जाती है, आर्ट ऑफ प्लानिंग बढ़ जाता है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। अब उसके कोई पैरामीटर नहीं हो सकते। मतलब एक आदमी कंप्यूटर बना लेता है और एक आदमी बांस के बहुत प्रकार की चीजें बना लेता है। तो आर्ट ऑफ प्लानिंग तो दोनों में है, एनालिटिकल पावर भी दोनों में है, स्किलफुलनेस भी दोनों में है ना? उसके पास वो बांस के रूप में वस्तु उपलब्ध थी, आपके पास जो है ये जो मोबाइल के लिए जो चीजों की जरूरत थी वो सब था, है ना? तो मूल बात तो कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता का वहाँ एक प्रकार का प्रयोग है, दूसरे प्रकार का प्रयोग है। तो ये कॉन्शसनेस डेवलपमेंट नहीं है ना? कि जो आदमी बांस के खिलौने बनाता था वो आदमी जो है कंप्यूटर बनाने लगा तो कहीं कॉन्शसनेस डेवलप हो गई, ऐसा नहीं। तो बाबा जी ने इसको जो है ना आचरण के रूप में स्पष्ट कर दिया। तो कॉन्शसनेस डेवलपमेंट का मतलब है न्याय से जीने लगे, न्याय और समाधान से जीने लगे, न्याय समाधान और व्यवस्था से जीने लगे। इस अर्थ में उन्होंने मानव, देव मानव, दिव्य मानव को परिभाषित कर दिया। और अब ये मिस्टीरियस नहीं, रहस्यात्मक नहीं है। जी, बहुत क्लैरिटी है। मतलब ये थॉट ही नहीं गया 1.5 साल से, ये सबकॉन्शियस वाला नहीं था, हम रात दिन वही करते रहते थे पहले ट्रेनिंग में। हाँ, आप तो इसी पे रिसर्च भी कर रहे थे। जी, ठीक है भैया। और बताइए भैया, एक आपने बोला भैया कि अगली अवस्था का प्रकाशन होने के लिए उसकी पिछली अवस्था का पूरा होना जरूरी है। तो जैसे अभी यहाँ पर बाबा जी को एक जागृत मानव मानते हैं, तो उनका जो प्रकाशन हुआ
तो क्या ये माने कि अपन भ्रमित अवस्था भी एक प्रकार से इसी सीरीज में कंपलसरी फेज है? जो भाई देखिए, यदि नागराज जी का जो जो ये प्रकाशन हुआ है, ये मान लो 1000 साल पहले हुआ होता है जी, तो लोग मानते ही नहीं, है ना। अभी क्या है, धीरे धीरे आस्थावादी विचार पे प्रश्न खड़े हो गए, तो फर्टाइल भूमि बन गई, है ना। जहां नहीं बनी है वहां देखिए ना लोग कैसे कितना हाय तौबा मचाते हैं जरा सा एक लाइन इधर का उधर करने से। नहीं तो भारत में ऐसा वातावरण बन गया, इस पृथ्वी पे वातावरण बन गया विज्ञान परंपरा के कारण से। प्रश्न खड़े हो गए, उन प्रश्नों के उत्तर नहीं है और लोग प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं। नहीं, बट ऐसा आस्था में तृप्त नहीं हो रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा कहते हैं ना भैया कि एक बच्चा भी होता है वो भ्रम में ही पैदा होता है, तो एक प्रकार से फेज ही हो गया है, भ्रम से जागृति का काम ही है। इसीलिए जब वो वातावरण बन गया तभी अग्रिम जागृति का प्रस्ताव जो है वो नागराज जी के माध्यम से प्रकट हुआ है इस धरती पे, है ना। और वो जो प्रकट हुआ वो संभावना के रूप में हुआ, उससे पहले तो था ही नहीं। जी। हमको अच्छे से याद है, आज से कोई 50 साल पहले तक लोग भगवान के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकते थे, है ना। और यदि कोई उल्टा सीधा बोले तो युद्ध हो जाता था। अभी देखिए ट्विटर पे लोग कैसे एक दूसरे की मजाक उड़ाते हैं। सभी भगवानों का भी उड़ाते हैं, हिंदू देवताओं का भी और मुसलमानों का भी, ईसाई का भी, सब। वहाँ ईसा मसीह के खिलाफ तो एक व्यक्ति ने पूरा दर्शन ही बना दिया, जिसको नीत से बोलते हैं ना, उसको एंटी क्राइस्ट भी बोलते हैं। तो उसने कहा कि ईसा मसीह सबसे कमजोर आदमी था, जिसने संघर्ष ही नहीं किया, जिसने विरोध नहीं किया, रिटेलिएशन नहीं किया, ये सब नहीं किया। इस रूप में उसने एक नई फिलॉसफी दे दी, है ना। तो इसका मतलब है कि जो आस्था है उन पे प्रश्न खड़े हो गए, उन आस्थाओं के उत्तर निकल नहीं रहे। तो यहाँ पर जब ऐसा माहौल बन गया तभी जाके ये अग्रिम प्रस्ताव के रूप में प्रस्फुटित हुआ, है ना। उसमें जो बाबा जी का जो संकल्प था, जो उनकी दृढ़ता थी, है ना, और उनके सामने उनके जो भी अभ्यास थे, उन सब अभ्यासों में संभव हो गया उनके माध्यम। लेकिन जैसा उनके साथ हुआ है, आप यदि कंटेम्परेरी फिलॉसफीज का आप अध्ययन करेंगे तो लोग थोड़ा थोड़ा इसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, ऐसा आपको दिखेगा। बहुत सारी फिलॉसफीज जो कंटेम्परेरी फिलॉसफीज हैं, उनमें आप उनको यदि कंपैरेटिवली अध्ययन करेंगे तो आप लगेगा कि अगर इनको ये चीज स्पष्ट हो जाती तो ये मध्य दर्शन हो जाता, ये चीज स्पष्ट हो जाती तो मध्य दर्शन, ऐसा भी आपको समझ में आने लगेगा। तो ये जो जीवन है ना, जीवन में एक छटपटाहट थी, बहुत सारे जीवन में छटपटाहट है कि उनको जो रहस्य से मुक्ति चाहिए, प्रश्नों के उत्तर चाहिए, जीने का एक निश्चित स्वरूप चाहिए, है ना। एक व्यवस्था के रूप में मानव जी के अपने होने को प्रमाणित कर सके, वो सब चाहिए। ऐसी छटपटाहट ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलती है, ग्लोबल एकेडमिक्स में देखने को मिलती, रिसर्च में, फिलॉसफीज में देखने को मिलती। अब ये प्रस्ताव के रूप में आ गया जिसमें एक संभावनाओं का उदय हो गया, है ना। अब आगे मानव इसको जी के प्रमाणित करेगा, यदि प्रमाणित होगा तो परंपरा बनेगी। ये उसी को हम लोग कह रहे हैं कि ये अग्रिम विकास हो जाएगा, अग्रिम जागृति हो जाएगी, है ना। मानव, पशु मानव, देव राक्षस मानव की जो व्यवस्था है उससे निकल के मानवीय व्यवस्था में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? जी भैया जी, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कनेक्ट। हाँ डॉक्टर साहब कुछ बोलना है? डॉक्टर हाँ नहीं, बढ़िया बढ़िया। मानवीय समाज के लिए जो अग्रिम व्यवस्था और अभी जो दौर से हम गुजर रहे हैं, तो लगता है कि उसी व्यवस्था के अंतर्गत ये सब हो रहा है। और हमारा सौभाग्य है, हम सब मिल रहे हैं और आपका मार्गदर्शन मिल रहा है। बहुत बढ़िया है। जी जी। निमिषा बहन कुछ बोल रही थी। हेलो। हेलो। हाँ निमिषा बहन, आप कुछ। कंप्लीट हो गई। अच्छा
वो चंद्र पे जो वातावरण अभी तक तैयार ही नहीं हुआ, तो ब्रह्मांडीय किरण विकिरण का कैसे असर कितना होगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन बाबा जी के हिसाब से देखे तो वहाँ का मतलब रसायन संसार भी पूरा नहीं हुआ है, तो आगे का अभी धीरे धीरे क्रम में होगा, तो उस तरह से आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, वो उनका ऐसा था। लेकिन काम तो चल ही रहा है, काम तो चल ही रहा है, और उसका उधर जो है विकास उसमें भी जो है जो काम चल रहा है उसमें ब्रह्मांडीय किरणों का भी वो रोल वही होगा। बोल रही थी वो कि सेम लेवल लेकिन वो जो है उनका ये बोलना था, जो फाल्गुन बहन यही प्रश्न था कि दोनों एवरेज सेम एज का है, तो यहाँ इतना समृद्धि हो गया तो वहाँ क्यों नहीं? नमस्ते। सहज विधि से तय होता है। हाँ वही। हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं? अरे एकदम मौज में। देखो लॉकडाउन होने से हमको एक के बाद एक काम मिल रहे हैं घर में, किचन में। क्या और बात मुझे है, बहुत अच्छा बढ़िया। लगता है आपका जो संवाद है वो सुनते रहते हैं, तो मेरी गलती इनको ध्यान में नहीं आती। मेरे काम की गलती ध्यान में नहीं आती ना, तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा हो गए, वो सुनने में लगे रहते। बहुत बढ़िया हो गया। और योगेश भाई की आवाज, वो रेडियो मिर्ची क्या बोलते हैं, हाँ उनकी आवाज सुन के भी और अच्छा लगता है बीच बीच में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। योगेश भाई आपकी आवाज सुन के भी अच्छा लगता है। तो निमिषा बहन जब बोल रही थी, तो निमिषा बहन जब बोल रही थी तो मेरे मन में एक चित्रण बन रहा था, है ना, कि जब बादल जब पूरे हो जाते हैं तभी बरसात होती है। ठीक बात है। शुरू हुए और बरसात हो जाए, तो हर चीज का अपना एक समय होता है ना। तो जब बादल का क्रिया पूरा होता है तभी बरसात का क्रिया शुरू होता है। ऐसा नहीं होता है कि बादल जो है बनना शुरू हुए और पानी भी गिरने लगा। हर चीज का समय होता है ना। हाँ, बहुत अच्छा लगा सुधा बहन आपको देख के। आपको देख के डॉक्टर साहब को भी कुछ काम वाम दिया करो आप, किचन का काम भी। अरे नींबू पानी तैयार है सबके लिए। अरे हमने बनवाया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सुनते हाँ जी। ये नींबू पानी चाय वगैरह ही मिस करते हैं हम इन सेशंस में। तो हम लोग जब घर पे रहते हैं मिलेगी। हमारे